नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2020 का मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को देख लीजिए ध्यान से, किस तरीके से आपका आयोग ये पेपर को बनाएगा। प्रवक्ता कला विषय का ये पेपर है, तो मेरे साथ इन प्रश्नों को बनाते हुए चलिएगा और जितना मुझे आता है, जितना मैंने इस पेपर को समझा है, तो उसके आधार पर मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको सामने दूंगा और हो सके तो मैं विस्तार से भी आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। पूर्व से लेके अंत तक अवश्य देखिएगा इस वीडियो को, तो आपके लिए बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न आपके यहाँ पर दिया है, आप जैसे यहाँ पर पढ़ पा रहे होगे, र सह वे सह विचार है, या कहें इसका जो अवधारणा किससे संबंधित है। अगर आप देखोगे पाश्चात्य है, भारतीय है, जर्मन है, या इनमें से कोई नहीं। अगर मान लीजिए प्रश्न आपने नहीं पढ़ा है तो इसको ये देखिएगा कि इस शब्द में र सह व सह जो दिया है ये संस्कृत भाषा में दिया है, तो बेसिकली पाश्चात्य भाषा में अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी संस्कृत का प्रयोग नहीं है, या ये भारतीय है, तो यहाँ पर भारतीय आ जाएगा। अब जो ये मैं कह रहा हूँ ना, र स व सह जो दिया है, इसकी जो अवधारणा अगर हम बात करें, इसकी जो विचारधारा है वो आपके भारतीय जो सौंदर्य शास्त्र है ना दोस्तों, ये उससे जुड़ा हुआ है। इसका जो मूल भाव होता है, कला का क्या है, अंतिम जो लक्ष्य होता है, रस की क्या होती है, अनुभूति कहीं ना कहीं कराना। किसी भी आर्ट फॉर्म को अगर देखोगे तो उसका मेन या कहें उसका जो लास्ट महत्वपूर्ण तत्व होता है, या उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि भैया रस की किसी न किसी प्रकार से जो दर्शक है उसको अनुभूति कराना होता है। अगर आपने भरत का जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र अगर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जो रस सिद्धांत की जो व्यवस्था की गई है, या कहें उसकी व्याख्या जो की गई है, वहाँ पर इसका वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। और आप देखोगे जो भारतीय कला है ना, उसमें जैसे नाटक हो गया, काव्य हो गया, उसमें रस के अनुभव को कहीं ना कहीं आप देखोगे जो उसकी केंद्र बिंदु माना है। अगर आप सोचोगे उसका केंद्रीय बिंदु के रूप में उसको कहीं ना कहीं स्थापित किया गया है। ये जो अवधारणा हुई है, जैसे में जो ये विचार है, अगर विचार को अवधारणा भी बोलते हैं, ये जो अवधारणा है ये यूरोपीय नहीं है, जबकि अगर हम देखें जो एकदम जो शुद्ध है वो अगर आप कहोगे विशुद्ध, अगर एक शब्द आता है शुद्ध होता है विशुद्ध, ये विशुद्ध उससे भी ऊपर ये क्या है आपका भारतीय है। तो आई होप ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। और दूसरे नंबर का प्रश्न आपके देखें, तैल रंगों को जिस अंडाकार फलक या फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम बताना है आपको। जब आप किसी वर्क को करते हैं तो आप उसमें रंग का जब यूज करते हैं तो कहाँ पर उसको फैलाते हो, प्लेट में फैलाते हो। प्लेट होता है या प्लेट होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किस चीज़ का प्रयोग करते हो दोस्तों, आप बता सकते हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपके प्लेट। ये है प्लेट है, हम ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर होता है। ठीक है, तो हम क्या होता है, लकड़ी का बना होता है, आप सभी को पता है। जो प्लेट होता है वो जो कलाकार का क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, ये वो एक तरीके से उपकरण या सामग्री के तौर पे सबसे बड़ा माना जाता है। जिस तरीके से कोई मिस्त्री कार्य करता है तो उसके लिए उसकी जो करनी होती है या हथौड़ा उसके क्या होता है, उसका प्रमुख उपकरण होता है। तो उसी प्रकार से अगर आप चित्रकार को देखोगे तो चित्रकार का जो प्रमुख उपकरण के रूप में ये प्लेट उसको माना जाता है। इस पर क्या होता है, रंगों को मिलाया जाता है। बेसिकली आपने देखा होगा ये बेसिकली जो बनते हैं लकड़ी के भी बनते हैं, सारा दिन लकड़ी के बनते हैं। अब तो जिस तरीके से आधुनिकता हो रही है तो उसमें प्लास्टिक हो गया और साथ ही जो अन्य सामग्री भी इसका प्रयोग हो रहा है आज की तेल में। बेसिकली इसका जो प्रयोग किया जाता है, जैसे तेल रंग, ऑयल रंग होते हैं ना, और साथ ही वाटर कलर के साथ अलग अलग माध्यमों के लिए क्या होता है, अलग अलग तरीके से प्लेट का प्रयोग होता है। तो ये याद रखिएगा। और अगर हम इसकी जो सही बेसिकली इसमें जो सही वर्तनी यहाँ पर दी है ना, तीन गलत वर्तनी दी है, तो उसमें से जो सही वर्तनी होगी प्लेट होगा। तो प्लेट ये जो शब्द है तो ये होगा
ठीक है। इसमें क्या होता है, जो रंग होता है, रंग संयोजन की कहीं ना कहीं गुणवत्ता क्या होती है, प्लेट पर क्या होता है, कहीं ना कहीं तय होती है इसी पर। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरे नंबर का प्रश्न कहता है कि मौर्य काल की प्रारंभिक मूर्तियां बनी हैं। तो यहाँ पर दिया है ग्रेनाइट पत्थर पर है, चूनार पत्थर पर है, स्लेटी पत्थर पर, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको पता है मौर्य काल की जो प्रारंभिक जो मूर्तियां बनी हैं तो किस पत्थर पे, मैं अब वो बताओगे भी ना कि पत्थर कैसा है क्या नहीं है, उसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये नहीं कि ऑप्शन देख के टिक मार दो, नहीं, उसके बारे में विस्तार से समझना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा दोस्तों, बता सकते हो, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो मौर्य काल की जो प्रारंभिक जो मूर्तियाँ बनी थी वो आपके चुनार पत्थर पर ये बनी थी, याद रखिएगा, क्योंकि मौर्य काल में जिस तरीके से मूर्तियों का निर्माण हुआ था उस समय, तो जो चुनार का जो बलुआ पत्थर होता था उस टाइम पे, तो वो उसमें क्या होता था, उसका मुख्य तौर पर अगर कहें उसका प्रयोग किया जाता था। इस पर क्या होता था, जो पत्थर होता था वो चमकदार, पॉलिश के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता था, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी ये था। और आपने देखा होगा अशोक के जो स्तंभ हैं, अधिकतम जो स्तंभ बने हैं वो आपके चुनार पत्थर पर ही उनका प्रयोग किया गया है। और इससे क्या होता है, जब आप इसकी जो सतह को जब घिसोगे तो ये इसकी जो सतह होती है वो चिकनी हो जाती है और काफ़ी टिकाऊ होती है। और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आती है कि भाई ये शाही कहीं ना कहीं भाव उत्पन्न करता है। जब ये चमक जाता है ना पत्थर, अब संगमरमर की तरह ये जब चमकना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं इसमें एक तरीके से ये लगता है कि यार शाही भाव, कहीं ना महलों से संबंधित इस तरीके का भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तीसरा भी मैंने समझा दिया। अब चौथे तरफ की तरफ बढ़ेंगे। ये कहता है कि वास्तु चित्रण का मुख्य चित्रकार था। अब इसमें से वास्तु चित्रण का सबसे महत्वपूर्ण जो चित्रकार कौन था, ये प्रमुख चित्रकार कौन था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दसवंत दिया है, बसावंत दिया है, खान खाना दिया है, या अब्दुल रहमान चुदगाई दिया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आपने अगर पिक कर लिया होगा तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो विस्तार से समझा रहे हैं, क्या हमारा मतलब क्या है। दोस्त, जिस समय ये प्रश्न आते हैं और वहाँ पर परीक्षा हॉल पे जब परीक्षा का दबाव बनता है, वो सारे धरी की धरी रह जाती है। तो ये देखिए कि ये क्यों माना गया। वास्तु चित्रण का जो प्रमुख चित्रकार हमने कहा है कि अब्दुल जो रहमान को हम कह रहे हैं, तो क्यों कहा गया है, तो ये बताइए मेरे को, अगर किसी को आता है तो। ठीक है, वैसे तो आप इसके उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जो ये चुदगाई की हमने कहा कि रहमान, जो अब्दुल रहमान की अगर कहें तो ये जो था, ये क्या था, वास्तु तकनीक का ये सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक चित्रकार से माना जाता था। इनकी जो कृतियाँ बनती थी ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म, जिसे हम कहते हैं बहुत ही, जिसे आंखों से भी देखना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े ऐसे सूक्ष्म रंगों का ये प्रयोग किया जाता था और उसका संयोजन बैलेंस उसको बनाता था। और साथ ही अगर आप देखोगे जो कोमल रेखाएँ होती थी ना, उनसे बहुत ज़्यादा ये मिलती जुलती होती थी। और अगर आप देखोगे जैसे इनके जो चित्रों में, जैसे फारसी के साथ जो मुग़ल प्रभावों को भी कहीं ना कहीं इन्होंने आधुनिक शैली में प्रस्तुत करने का प्रयोग किया और प्रस्तुत भी किया यहाँ तक कि। और वास्तु तकनीक में अगर देखोगे तो पारदर्शी रंगों का ही क्या होता है, प्रयोग होता है। और अगर आप देखोगे उनकी जो शैली होती है, इस वास्तु चित्रण की जो शैली होती है, वो अपने आप में विशिष्ट पहचान कहीं ना कहीं ये रखती है। तो ये है, देखिए अब यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, सौंदर्य शास्त्र के जनक के नाम है, कौन सा है सौंदर्य शास्त्र का जनक के नाम। आई होप मुझे पता है कि आपको ये आता है। तो इनके जो सही उत्तर है, ये शेक्सपियर, प्लेटो है, भरत मुनि है, वाम कर्टन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन डी ही एज क्या होगा, एज ए राइट आंसर होगा। अब हम अगर देखें जो इनका जो पूरा नाम है अलेक्जेंडर वाम गार्टन इनको कहते हैं। तो एरिस्टेटिक्स जो शब्द होता है उसका प्रयोग किया गया था। उन्होंने जिस तरीके से सौंदर्य को कहीं ना कहीं एक दार्शनिक या अगर आप देखोगे अनुशासन के रूप में कहीं ना कहीं इनके द्वारा ये इसको स्थापित किया गया था। और इनके जो जो प्रसिद्ध अगर के जो बुक लिखी थी इन्होंने सौंदर्य शास्त्र की, तो अगर आप देखोगे जो पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र की कहीं ना कहीं इन्होंने उससे जुड़ी हुई मिलती है या उनकी नींव रखने का कार्य किया है। और अगर आप देखोगे इसी के समकक्ष अगर देखोगे ना, प्लेटो सौंदर्य शास्त्र पर विचार रखते हैं, ना कि उनके जनक हैं। ठीक है, जनक के रूप में नहीं माने जाते हैं। तो बेसिकली प्लेटो को ये याद रखिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 6वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, कलकत्ता ग्रुप प्रारंभ हुआ।
या 1943, 1954 या 1960 में या 1950 में? तो बता सकते हैं कब हुआ था कलकत्ता ग्रुप का शुरुआत? चलिए जिसे भी आता है बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो, अगर आपने पिक कर लिया है तो इसका देख लीजिए, ऑप्शन ए ये क्या है राइट आंसर है। 1943 में क्या हुआ था आपका कलकत्ता ग्रुप का ये प्रारंभ हुआ था। क्योंकि उस समय अगर आप देखोगे, जिस समय कलकत्ता ग्रुप की समूह की जो स्थापना हुई थी 1943 में, इसका जो मेन उद्देश्य था ना दोस्तों, जो आधुनिक जो भारतीय चित्रकला को कहीं ना कहीं एक नई दिशा देना था, एक नया मुकाम देना था, पाश्चात्य संस्कृति से विमुख होकर उससे अलग भारतीय जो आधुनिक चित्रकला में कहीं ना कहीं अपना बेहतरीन योगदान देना और कला की स्थापना करना। और इससे क्या होता था, सामाजिक जो यथार्थ था, और साथ ही अगर आप देखोगे जो आधुनिक चेतना को भी कहीं ना कहीं इस ग्रुप ने, कलकत्ता ग्रुप ने महत्व दिया। आपको ये भी पता होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय था उस टाइम पर ये कला क्या थी, उनकी जो परिस्थितियों को कहीं ना कहीं ये देखिए उनका प्रभाव रूप में या कहीं प्रभावी रूप में उनको दर्शाया जाता था। और समूह की अगर जहाँ बात करते हैं तो उसमें आधुनिक जो आंदोलन में कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण ये था। तो ये याद देखिए। 7वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, प्रोग्रेसिव ग्रुप शुरू हुआ कब हुआ? तो ये बताना है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये कहाँ हुआ? तमिलनाडु में, केरल में, मुंबई में या फिर कोलकाता में? आई होप आप सभी को पता है कि ये आपके मुंबई में हुआ था। क्योंकि प्रोग्रेसिव जो आर्टिस्ट ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1947 में हुई थी। तो याद रखिए 1947 में इस ग्रुप की जब स्थापना हुई तो इसके जो प्रमुख कलाकार के रूप में जो FN सूजा, अगर हम सूजा की बात करें, हुसैन की बात करें, और ऐसे बहुत ढेर सारे प्रमुख चित्रकार थे। इन चित्रकारों ने क्या करा, जो समूह जो बना था ये प्रोग्रेसिव ग्रुप में, इन्होंने क्या करा, जो परंपरागत जो शैली होती थी उससे हट कर इन्होंने क्या किया, प्रयोगात्मक तरीके से, प्रयोगधामी तरीके से इन्होंने अपनी कला को अपनाई। और भारतीय आधुनिक कला को कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान के रूप में भी इनको विस्थापित किया। और बेसिकली इसका जो केंद्र रहा है वो आपके मुंबई में ही इसका केंद्र रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 8वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहता है भारतीय चित्रकला का मूल प्रेरणा स्रोत है, धर्म है, लोक जीवन है, प्रकृति है या भव्यता? तो क्या है दोस्तों बता सकते हैं? तो भारतीय चित्रकला का जो मूल प्रेरणा स्रोत रहा है वो आपका धर्म रहा है। ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर होता है। क्योंकि जो धर्म रहा है, अगर आप भारतीय चित्रकला के इतिहास को उठाओगे तो धर्म वहाँ पर अपना महत्वपूर्ण क्या रखता है, स्थान रखता है। जैसे आप देखो कि जैसे मंदिर हो गया, मूर्तियाँ हो गया, और जो भित्ति चित्र बनाए हैं वो धार्मिक विषयों पर भी सबसे ज़्यादा चित्र आपको देखने को मिलेंगे। और आध्यात्मक हो गया, और कहीं ना कहीं प्रतीकवाद जो होता है तो उनका भी कहीं ना कहीं व्यापक प्रयोग इनके अंतर्गत देखने को मिलता है। भारतीय जो मूल स्रोत जो होते हैं उसमें देखने को मिलता है, उनका प्रयोग किया गया है। और साथ ही लोक जीवन, और साथ ही जो प्रकृति पर, और साथ ही जो मूल प्रेरणा धर्म है, इनके काल में भी इनके समय में अगर देखें तो कला को कहीं ना कहीं जो ये देखें दार्शनिक गहराई भी मिली थी इनके समय में। तो ये याद रखिएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि कहता है कि लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं त्रिआयामी, इसमें से कोई नहीं, द्विआयामी या घन? तो क्या कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को दोस्तों? तो आई होप, मुझे लगता है कि आपने इसका आंसर पिक कर लिया होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका द्विआयामी होगा। ऑप्शन सी है जे राइट आंसर होगा। क्योंकि द्विआयामी जो कला होती है उसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, इसमें गहराई बिल्कुल भी नहीं होती है। 3D में होती है, उनमें डेप्थ होती है, ये याद रखिएगा। और चित्रकला में ड्राइंग आदि की अगर मैं जब बात करूं तो वहाँ पर द्विआयामी कला का ही प्रयोग किया जाता है। बेसिकली द्विआयामी कला ही वो होती है। कैनवास पर या फिर हम कागज़ पर बने जो चित्र होते हैं इसी श्रेणी में आते हैं। और त्रिआयामी में कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि डेप्थ, उसकी गहराई कहीं ना कहीं दर्शाई जाती है। तो ये याद रखिए। अब हम बात करेंगे 10वें नंबर का प्रश्न कहता है कि औजारों से खींची गई रेखा होती है, कैसी होती है? कठोर होती है, कोमल होती है, लचीली होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। औजारों से खींची गई रेखाओं की हम बात करेंगे। जो औजारों से जो खींची जाएगी वो रेखा हमेशा क्या होगी, कठोर होगी। ठीक है, तो ये याद देखिएगा, कठोर होगी। क्योंकि जो औजारों से
जो बनी जो रेखा होती हैं उसमें कठोरता हमेशा क्या होती है, आपको दिखाई देती है। जैसे पेंसिल हो गया आपके, या पेन से या ब्रश से, जो अलग अलग डिफरेंट जो चीज़ें हैं, अगर उनसे आप रेखा खींचते हैं और साथ ही औजार को कहीं ना कहीं निश्चित रूप में वो बनाता है, तो इन तमाम चीज़ों से जो बनाओगे वो अलग डिफरेंट होगी और औजारों से एकदम ठोस ये बनती है। और हाथ से बनी रेखाओं की जो तुलना हो है, इसमें कहीं कभी आप देखोगे कम लचीलापन होता है, और जो तकनीकी चित्रण में अगर आप देखोगे ठोस रेखाएं कहीं ना कहीं अधिक प्रयोग होती है और नियंत्रण को कहीं ना कहीं दर्शाती है। जो ठोस रेखाएं होती है वो हमेशा नियंत्रणता को दर्शाती है कि किसी में मेरी कमांड है या कहीं में उसमें मेरा नियंत्रण है पूरी तरीके से। तो ये समझिए। अब यहाँ पर आप देखो 11 नंबर का प्रश्न है कि मूर्तियों में शिरोवस्त्र को कहा जाता है उष्णी या सुवाहसन या प्रावरण या दुकुल। तो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो बता सकते हैं कि मूर्तिकला में बेसिकली है जो शिरो वस्त्रों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों जो ये वस्त्रों को जो कहा जाता है उष्णी उष्णी उष्ण ये है, तो इसका मतलब होता है कि उष्ण सर पर पहने जाने वाला क्या होता है, ये अभी बेसिकली इसको देखोगे जो मूर्ति के जो सबसे ऊपर का जो भाग होता है, सर होता है, इसको क्या होता है मूर्ति के वो जो सर हो तो उसमें पहने जाने वाला है, ये कहीं ना कहीं एक वस्त्र रहता है जिसे सिरो वस्त्र, सिरो का मतलब सिर। ये बौद्ध जो मूर्तियाँ होती हैं विशेषकर वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, और साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान का भी कहीं ना कहीं इसको प्रतीक के रूप में माना जाता है। और मूर्तियों में इसके अगर बात करूं तो विधि रूप में कहीं ना कहीं ये हमें मूर्तियों में दिखाई देता है, और ये राजसी गरिमा को भी कहीं ना कहीं क्या करता है दर्शाता है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो अगला प्रश्न है, कौसाई वस्त्र होते हैं, ये कौसाई वस्त्र किसका प्रतीक होते हैं, कैसे होता है, किससे बना होता है, ये बताइए। तो बेसिकली कैसे ये वस्त्र होते हैं, ऊनी होते हैं, सूती होते हैं, या रेशमी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये रेशमी होते हैं। अब रेशमी तो मैंने कहा, तो ये भी बताइए, अगर आप देखिए कौशे का जो अर्थ होता है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वो रेशम से जुड़ा होता है। और प्राचीन भारत में अगर आप देखोगे जो रेशमी वस्त्रों का कहीं ना कहीं प्रयोग जो होता था, जो उच्च वर्ग होते थे जिनके पास पैसा इत्यादि है, तो उनका वो क्या करते थे, वो प्रयोग करते थे, क्योंकि उच्च वर्ग द्वारा उस समय क्या होता था इनको पहना जाता था। और मूर्तियों में भी कहीं ना कहीं आप कैसे वस्त्र का कहीं ना कहीं आप सूक्ष्म अंकन हमें देखने को मिल जाता है। और ये अगर आप देखोगे जो ये वस्त्र होता है विलास विलास और साथ ही समृद्ध का कहीं ना कहीं संकेत ये हमें देता है ये वस्त्र, और साहित्य में भी इसका कहीं ना कहीं हमें उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहोगे 13वें नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि जल रंग की तकनीक का प्रचार किस देश से हुआ है। यहाँ पर मुंबई दिया है, दिल्ली दिया है, राजस्थान दिया है, या फिर बंगाल दिया है। तो बता सकते हैं कहाँ से हुआ है। तो आई होप, मुझे लगता है कि इस प्रश्न को आसानी से आपने पिक कर लिया होगा, ये आपके बंगाल से हुआ था। क्योंकि वास्तु तकनीक का जो विकास हुआ है ना दोस्तों, आप बंगाल स्कूल से ही उसको जोड़ा जाता है। और अरविंद नाथ ठाकुर के प्रभाव से ये जो शैली थी कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। पारदर्शी रंगों का इसमें प्रयोग विशेष रूप से किया गया था। और साथ ही देखोगे भारतीय जो विषय वस्तु पर ही ये बेसिकली आधारित रहती है। और आधुनिक चित्रकला की जब हम बात करते हैं तो इसका योगदान क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप 14 नंबर का प्रश्न देख पाओगे, राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्र से जुड़ा है। अजंता, ग्वालियर, जयपुर या जोधपुर। तो बता सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस प्रश्न को अगर घुमा दूं कि जो राजस्थान का वह कौन सा नगर फेरिस्को पेंटिंग से जुड़ा है, जिसे हम फेरिस्को पेंटिंग भित्ति चित्रण की हम बात करेंगे, ठीक है, इससे जुड़ा है वो कहते हैं। जो अगर हम बात करें हैं
तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बता सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका जोधपुर होगा। ठीक है, अब जोधपुर हमने क्या किया भैया, आप राजस्थान में आप देखोगे जाओगे तो फिर इसको चित्रण की वहाँ पर क्या है, आपको जो परंपरा है वो समृद्ध रूप में हमें देखने को मिल जाती है। जोधपुर के महलों में भी इसके आप लोगों को वहाँ उदाहरण मिल जाएंगे। जब अगर आप घूमने जाते हो तो दीवारों को देखोगे, अगर वहाँ के छतों पर अगर देखोगे तो भित्ति चित्र बने हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। और इनमें अगर आप देखोगे जो प्राकृतिक रंगों का उसमें प्रयोग उसमें होता था, उन्हीं का भी उसमें प्रयोग किया जाता है। और ये बेसिकली आप देखोगे जो राजस्थानी शैली है ना कहीं उसकी ये पहचान में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में धातु कर्मक के रूप में जाने जाते हैं विश्वकर्मा या इंद्र या तत्वष्ट या फिर सूत्रधार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो वैदिक साहित्य में अगर हम धातु कर्मक के रूप में अगर देखें तो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर होता है, तत्व सट ये दिया हुआ है। तो ये जो तत्व सट्टा जो इसका कह सकते हो, तो ये जो होता है ये देव शिल्प से माना जाता है। बेसिकली अगर आप कह सकते हो इसको देव शिल्प के रूप में से हम मानते हैं। और अब अगर आपने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया होगा या उसको कहीं पर पढ़ा होगा तो वैदिक ग्रंथों में भी आप देखोगे ना जो धातु कर्म का भी कहीं ना कहीं हमें उल्लेख देखने को मिल जाता है, उसके बारे में हमें ज्ञात होता है, उसके बारे में बताया गया है। देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र बनने का जो श्रेय इसी को ही जाता है, इसी को ही दिया जाता है। बेसिकली आप देखोगे तो ये जो शिल्पकला के रूप में अगर आप देखोगे तो दैवी रूप को कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। और साथ ही अगर देखोगे तो विश्वकर्मा से संबंधित या फिर उससे भी कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 16वें नंबर का प्रश्न। ये कहता है कि सर्वप्रथम किसने कहा कला अभिव्यक्ति है? तो यहाँ पर टास्टाइन ने या रिस्कन ने या हेगल ने या कास्ट ने कहा था। तो बता सकते हैं किसने कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए टास्टाइन ये जो है तो इनके द्वारा कहा गया था। टास्टाइन ने हमेशा कला को अगर आप देखोगे जो भावों को कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति माना है, तो भावों को अभिव्यक्ति के रूप में इन्होंने माना है। तो अभी ये भी क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हो ना इसको कि सर्वप्रथम किसने कहा कि कला अभिव्यक्ति है? तो कला अभिव्यक्ति है ये किस विचारक के द्वारा कहा गया था पहले दफ़े? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज अगर आप देखोगे टाशर ने जिस तरीके से कला को भावों की क्या का अभिव्यक्ति माना है और उनके आधार से अगर देखोगे तो कला अपने अनुभवों दूसरे तक पहुंचाता है। आप सभी को पता है कि कलाकार क्या होता है, कोई पेंटिंग बनाता है तो अन्य अपने अनुभव उसमें दर्शाता है, तो वो देखने वाला जो दर्शक होता है तो उस तक वो भाव पहुंच जाते हैं। तो कला का अगर बेसिकली आप देखोगे जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन हम किसी के साथ करना होता है, संप्रेषण होता है। और साथ ही अगर कहें नैतिक और साथ ही सामाजिक पक्ष को भी कहीं ना कहीं ये उजागर करती है। और ये विचार जो है ये आधुनिक सौंदर्य में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब बात करेंगे 17 नंबर का प्रश्न है। ये नटराज की मूर्ति के बाएं हाथ में प्रज्वलित अग्नि द्योतक है। ठीक है, अग्नि की चीज़ का द्योतक है कहने का मतलब है। नटराज की जो मूर्ति है उसके बाएं हाथ में जो प्रज्वलित जो अग्नि है वो किसका प्रतीक के रूप में, द्योतक के रूप में कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ क्या क्या है? दाहकता की या फिर अमंगलकारी दाहकता की या फिर विनाश की या सर्वनाश की। तो दोस्तों ये जो है वो आपका ऑप्शन सी ये विनाश की है, क्योंकि जो नटराज रूप में अगर आप देखोगे अग्नि जो सृष्टि के विनाश का आप ये देखोगे प्रतीक के रूप में माना जाता है। और सर्जन और साथ ही संहार को कहीं ना कहीं ये दर्शाती है। जब आपने देखा होगा जब शिव जी तांडव करते हैं तो ये जो संतुलन में उनका कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। अग्नि से क्या होता है जो पूरा नष्ट होकर क्या नया जन्म देता है। अग्नि क्या करती है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको क्या करते हैं, अग्नि में ही क्या करते हैं, समाहित होते हैं। तो इससे माना जाता है कि वो नया जन्म लेता है। और बेसिकली ये दार्शनिक जो अर्थ कहीं ना कहीं ये रहता है। तो ठीक है, अब वहाँ पर आप 18 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो। ये कहता है वास्तु विद्या में विषाद विमोचन है। ठीक है, ये बताना है आपको। ये बेसिकली इसको अगर हम कहें तो वास्तुकला का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बेसिकली कहने का मतलब ये है इसका। ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न इस तरीके से घुमा देते हैं। होता प्रश्न अगर प्रश्न ये है इसका वास्तव में अगर देखें तो वास्तुकला
का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में हमें मिलता है? तो यहाँ पर वास्तुकला न वास्तु विद्या का जो विशद जो विवेचन होता है, कहने का विस्तार से जो विवेचन क्या है, कहाँ पर होता है, तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आप देव मूर्ति प्रकरण में, रूप मंडन में होता है, या अपराजित पिच्छा या फिर मान सोल्लास में ये होता है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। तो यहाँ में प्राजित परीक्षा क्या है, ये क्या है, महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप देखोगे जो वास्तु शास्त्री ग्रंथ के रूप में माना जाता है, इसमें क्या होता है, जैसे मंदिर का निर्माण हो गया, आपका शिल्प का निर्माण हो गया, और शैली जो शिल्पियों के लिए क्या किया जाता है, महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में इसको दर्शाया जाता है, कहीं ना कहीं मार्गदर्शक के रूप में ये रहता है। स्थापत्य के नियम विस्तार से इसमें बताए गए हैं, और साथ ही अगर कहें जो मध्यकाल में भी जो वास्तुकला का अगर जो प्रयोग किया गया है, इसी से ये संभव हो पाया है, तो ये याद रखिए। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्थानक जो प्रतिमा होती है, बेसिकली कहने का मतलब स्थानक जो प्रतिमा किस अवस्था में होती है, कहने का मतलब ये होता है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रश्न को आयोग ने कैसे दिखा दिया, स्थानक जो प्रतिमा होती है क्या होती है, खड़ी होती है, बैठी होती है, लेटी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों किस तरीके से ये मूर्ति होती है। देखिए दोस्तों, ये जो मूर्ति होती है ये खड़ी हुई मूर्ति होती है। स्थानक जो प्रतिमा खड़ी मुद्रा में हमेशा ये होती हैं। जैसे जैन और जो बौद्ध मूर्तियों में बेसिकली इसका ज़्यादा प्रयोग हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ क्या होता है, स्थिरता और संयम का प्रतीक ये होता है। ये कार्यो जो होता है कार्योदशन मुद्रा, कहने का मतलब है कि जो खड़ी हुई मुद्रा की अगर हम बात करें तो इसका संबंध है मूर्तियों में कहीं ना कहीं एक प्रमुख प्रकार का भाव उत्पन्न करना होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आप 20वें नंबर का प्रश्न देख पा रहोगे, कहता है कि मायरोन संबंधित है, गौथिक कला से है, ग्रीक से है, रोमन से है, वेंजेंटाइन कला से है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन बी है, जो राइट आंसर है। तो ग्रीक कला में कहीं ना कहीं संतुलन और गति का कहीं ना कहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया, इनके समय में मिलता है। शरीर जो बनाया गया है इनके द्वारा, अगर आप देखोगे मानव शरीर की जो यथार्थ अभिव्यक्तियाँ इनके द्वारा की गई थी, और मायसन इस परंपरा के प्रमुख चित्रकार के रूप में माने जाते हैं। तो ये याद रखिए, ठीक है। अब सड़ंग में है, अभी कहते हैं कि सड़ंग में कौन सा तत्व है, कहने का मतलब है ये आयोग किस तरीके से प्रश्नों को बना दे रहा है, आप देख पा रहे होगे। वास्तव में तो ये होना चाहिए कि जो सड़ंग में कौन सा तत्व शामिल है इनमें से। तो सड़ंग में है अंतः सौंदर्य होता है, बाह्य सौंदर्य होता है, सदृश्य होता है, सौंदर्य होता है। तो बता सकते हैं कि कौन सा होता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सादृश्य ये होता है। भारतीय चित्रकला के सड़ंग में अगर आप देखोगे, सादृश्य महत्वपूर्ण क्या होता है, अंग होता है। इसका जो अर्थ है विषय की समानता और यथार्थता, चित्र में रूप की पहचान स्पष्ट होती है। ये दर्शक को विषय समझाने में मदद करती है, ठीक है। 22वें नंबर का प्रश्न पैटर्न है, तो अलंकारिक आलेखन है, या पार्श्व आकृति है, या देव आकृति है, मानव आकृति है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, बता सकते हो। चलिए 22वें नंबर का प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर होगा। ये हम अलंकारिक आलेखन हम इसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि पैटर्न में क्या होता है, पैटर्न में दो दोहराया चीज़ों को दोहराया जाता है। कोई पैटर्न हम बनाते हैं तो दोहराई युक्त सजावटी के रूप में हम क्या करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं। बेसिकली इसको हम जो प्रयोग करते हैं आपके दीवारों पर और वस्त्रों पर, और साथ ही दीवारों के डिजाइन में कला का प्रयोग हम इसका करते हैं। सौंदर्य बढ़ाने के लिए इस पैटर्न का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, जो संतुलन और लय प्रदान करता है, इससे क्या होता है, लोक कला में बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। पैटर्न मतलब आप जैसे ऐपणों को देख सकते हैं, ऐपणों को हम अलग अलग पैटर्न में बनाते हैं, फिर लगातार उसी पैटर्न को फॉलो करते जाते हैं। तो इसका सही उत्तर ये होगा। अब यहाँ पर आप देखो षडंग का तीसरा अंग कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। षडंग के कितने अंग होते हैं, सादृश्य होता है, भाव होता है, रूप भेद होता है, प्रमाण होता है।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर होगा। प्रमाण होगा कि प्रमाण का जो अर्थ है होता है अनुपात और माप से हमेशा होता है। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण का बेसिकली जो अर्थ होता है वो आपका अनुपात और साथ ही माप से होता है। इसमें जो चित्र होता है, चित्र आकृतियों का सही अनुपात आवश्यक होता है, इससे संतुलन और साथ ही अगर हम बात करें सौंदर्य आता है। और गलत प्रमाण चित्र को हमेशा क्या कर देता है? असंगत बना देता है। और भारतीय कला में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया गया है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 24वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? तो कुल्लू चित्र शैली में, या चंबा, या झागी शैली में, या फिर आपके मेवाड़ चित्र शैली में। तो बता सकते हैं किस शैली में ये पंचतंत्र का चित्रण हुआ है? तो बताओ। देखिए दोस्तों, अगर हम इसका सही उत्तर आपके सामने रखूं, जो पंचतंत्र जो हुआ है वो आपके मेवाड़ चित्र शैली में इसका विकास हुआ है। और मेवाड़ चित्रकला में पंचतंत्र का अगर हम बात करें तो यहाँ पर कथाओं का चित्रांकन यहाँ मिलता है हमको। और आत्मात्मक प्रमुख, ये जो कथात्मक होते हैं ना, जो कथाएं होती हैं उनका यह प्रमुख स्रोत के रूप में हम इसको मान सकते हैं। कलाओं का जो साहसिक प्रयोग बेसिकली इसमें किया गया है। राजनीतिक परंपरा की झलक हमें इसमें देखने को मिलती है। नैतिक शिक्षा की कथाओं के माध्यम से भी कहीं ना कहीं इसको गढ़ा जाता है। तो पंचतंत्र ये याद देखिए। 25वें नंबर का प्रश्न है कि गोलकुंडा उपशैली है अभ्रंग शैली, दिखनी, या पाल, या जैन। तो कौन सी है दोस्तों, बता सकते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी दिखनी शैली की हम बात करेंगे। ठीक है। तो अगर आप देखोगे, आपने अगर पढ़ा होगा कि गोलकुंडा दक्षिणी चित्रकला का की क्या है, ये कि उपशैली के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो फारसी क्या है प्रभाव दिखाई देता है, रंग समृद्ध है और साथ ही सजावटी होते हैं। और दक्षिण कला में अगर देखोगे, दक्षिण में बेसिकली इसको एक अलग तरीके से दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ है वैसे तो। और दरबारी जीवन के दृश्यों को देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। 26वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हो कि कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? कांगड़ा में, पटना में, भोपाल पे, जयपुर में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका पटना में हुई थी। ये आप सभी को पता है क्योंकि पटना स्कूल का विकास अंग्रेजों के संरक्षण में ही हुआ था। पटना इसका क्या रहा था, उस समय प्रमुख केंद्र रहा था। इसमें यूरोपीय यथार्थवाद का चित्रांकन हमें देखने को मिलता है। जितने भी स्थानीय कलाकारों ने जिस तरीके से पश्चिमी तकनीक अपनाई, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं एक उपनिवेशी कला का कहीं ना कहीं दौर स्टार्ट हुआ, एक उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब हम 27वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। किस चित्रकार ने सर्वप्रथम व्यंग्य चित्र बनाया? कार्टून चित्र के कहने का मतलब है, व्यंग्य का मतलब होता है कार्टूनी चित्र किसने बनाया था? यहाँ पर गंगेंद्र नाथ यामिनी, या के एस कुलकर्णी, या के हैबर ने। तो दोस्तों बता सकते हैं? तो व्यंग्य जो चित्र बनाया था, या कहें कार्टूनी चित्र जो बनाए थे, वो आपके गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। तो ये याद देखिएगा। ठीक है। क्योंकि गगनेंद्र नाथ जो ठाकुर थे, ठीक है, इन्होंने क्या करा बेसिकली, अब इसी को भी ध्यान देखिए। तो भारतीय कार्टून कला के कहीं ना कहीं इनको व्यंग्य चित्रकला के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। इन्होंने जो समाज में जो व्यंग प्रस्तुत इनके द्वारा किया गया, उनकी शैली आधुनिक हमेशा रही थी। सरल रेखाओं के माध्यम से प्रभावी चित्र भी ये बनाया करते थे और आधुनिक कला में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान ये देते थे। अब हम 28वें नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। ये कहता है कि तैल रंग पारदर्शी पूरक होता है, अपारदर्शी होता है, चमकीला होता है। तो बता सकते हैं कि तैल रंग किस तरीके से होता है? तैल रंग जो होता है ऑप्शन सी ये अपारदर्शी होता है। क्योंकि जो तेल रंग होते हैं वो हमेशा क्या होता है? अपारदर्शी होते हैं। इनमें गहराई चमक होती है और जो इसमें क्या परतों में रंग चढ़ाया जाता है, और साथ ही सूखने में लंबा समय ये लेती है और स्थायित्व कहीं ना कहीं ये प्रदान कर देती है। तो तेल रंग। ठीक है। अब यहाँ पर देखो पटना स्कूल का चित्र है। ठीक है। पटना स्कूल का चित्र क्या है? अगर हम ये भी कह सकते हैं इस प्रश्न को इस तरह, पटना स्कूल की प्रमुख चित्रकला कौन सी है, हम ये कह सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप बरसात, या खिड़की, या फिर फिरका, या भिक्षणी। तो दोस्तों बता सकते हो पटना स्कूल का जो प्रमुख चित्र रहा है तो वो आपका अगर देखो भिक्षणी, ये ऑप्शन डी एज ए राइट होना। पटना स्कूल में अगर आप देखोगे जो दैनिक जीवन के चित्र हमेशा वहाँ पर बने हुए हैं, इनमें एक चित्र देखने को मिल जाता है आपका भिक्षणी का जो चित्र है वो बहुत प्रसिद्ध है ये। ठीक है। ये प्रसिद्ध ये चित्र है। इसमें हमें ये इस चित्र में कहीं ना कहीं हमें सामाजिक उदाहरण हमें देखने को, सामाजिक बुराइयां या कहें उससे संबंधित जो उदाहरण हमें इस पेंटिंग के माध्यम से हमें
दिखाए जाते हैं कि इसमें सामाजिक यथार्थता दिखाई देती है, रंग सीमित होते हैं और रेखांकन कहीं ना कहीं प्रमुख ये रहते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए 29 नंबर का प्रश्न, मीनिंग ऑफ आर्ट ब्यूटी लिखी है, किसने लिखी है पुस्तक को? ये टाइस्टल या वामटन ने या एरिक न्यूटन या आनंद कुमार स्वामी। तो किसने लिखी है? मैरी ऑफ ब्यूटी, मीनिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो बताओ। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आपने पिक कर लिया होगा, मुझे लग रहा है कि ऑप्शन बी वाम गार्टन ये हैं। इन्होंने सौंदर्य के अर्थ पर विचार किया, उन्होंने सौंदर्य शास्त्र को दार्शनिक आधार दिया, कला के ज्ञान को कहीं ना कहीं रूप प्रदान करा। उनकी जो रचनाएं थी कहीं ना कहीं पश्चिमी विचारधारा पर ये आधारित थी, उसी पर महत्वपूर्ण ये रहा था। और जो ये ग्रंथ है ये सौंदर्य के अध्ययन को कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, सौंदर्य पर बेस ये पुस्तक है। तो ये याद रखिए। अब यहाँ पर आप देखो 31वें नंबर का राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम है। ये राजा रवि वर्मा के जीवन पर बनी चलचित्र आधारित के कहने का मतलब है कि ये फिल्म का, यहाँ पर आधारित चलचित्र का मतलब होता है कि फिल्म है, ये फिल्म का नाम बताना है। आप सभी को पता है कि इसमें रंगों का राजा है, ग्रेट आर्टिस्ट है ये राजा रवि वर्मा है, रंगरसिया। तो आपको सभी को पता है ऑप्शन डी रंगरसिया ये मूवी का नाम है। ये जो मूवी बनी थी ये राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित थे, उनके संघर्ष और उनकी जो कला यात्रा को इस मूवी के माध्यम से दिखाया गया है। और भारतीय चित्रकला के विकास को समझने में भी कहीं ना कहीं ये जो ये मूवी है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके जिस तरीके से यथार्थ चित्रणों को प्रभाव दर्शाया गया है, उनके जीवन पर क्या है पूरे ये फिल्म आधारित है, रंग रसिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द्वितीय रंगों को सही समूह को चुनने, ये कहने का दो द्वितीय रंग है उनका सही समूह में आपको चुनना है, पीला बैगनी हरा या फिर पीला लाल नीला या नारंगी बैगनी हरा या लाल नीला हरा। तो बता सकते हो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन सी नारंगी होगा, बैगनी होगा और हरा होगा। ये अगर हम कहें द्वितीय रंगों के जब मैं बात कर रहा हूँ तो प्राथमिक रंगों के क्या है मिश्रण से बनते हैं। लाल और पीला मिलाकर हमारा क्या बनेगा? नारंगी बनेगा। और लाल और नीला जब मिलाओगे तो वो बैगनी बनेगा। और ठीक है, लाल और नीला जब बनाएंगे तो बैगनी बनेगा और नीला और पीला जब हम बनाएंगे तो हरा बनेगा। तो ये याद रखें, नारंगी बैगनी हरा। अब ये नारंगी किससे बना? नारंगी जो बना लाल और पीले को मिला के नारंगी बना। और बैगनी कैसे बना? लाल और नीले को मिलाया तो आपको बैगनी बना। और पीला और नीला मिलाया तब जाके हरा बना। ठीक है, ये जो रंग चक्र होता है ना, इसकी विशेष रूप में इसका ये स्थान होता है। और चित्रकला में कहीं ना कहीं संतुलन हमेशा आवश्यक होता है और रंगों का सिद्धांत इसी पर आधारित होता है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 33वें नंबर का प्रश्न, काली घाट के चित्र बने थे धार्मिक, युद्ध, कीड़ा या फिर दरबारी। तो काली घाट के जो चित्र बेसिकली जो बने थे वो आपके धर्म पर आधारित थे, धार्मिक चित्र थे। काली घाट के जितने भी चित्र हैं वो धार्मिक विषयों पर ही हमेशा आधारित हैं, चाहे वो देवी देवताओं के चित्र बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रमुख रहे हैं। और सरल रेखाओं और सपाट रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है। लोक जीवन की झलक हमें इनके चित्रों में देखने को मिलती है, काली घाट के चित्रों में देखने को मिलती है। और बंगाल की ये कहीं ना कहीं लोक शैली के रूप में हम इसको जानते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 34वें नंबर का, अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है? हास्य रस, परमानंद रस है या अद्भुत रस है या शांत रस है? तो आप सभी को पता है कि नौवां रस शांत रस होता है, क्योंकि अभिनव गुप्त ने जिस तरीके से शांत रस को नौवें रस के रूप में रखा है, ये वैराग्य और शांति का कहीं ना कहीं ये भाव दर्शाता है। इसमें जो मोह की कहीं ना कहीं अनुभूतियों से जुड़ा होता है और अन्य रसों की क्या है परिपाक ये होता है। और भारतीय रस सिद्धांत में इसका विशेष स्थान अपने आप में ये रखता है। तो ये याद रखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 35वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि फेरेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्रण में या फिर आपके पुस्तक आवरण में या धरातली चित्रण में या कैनवास चित्रण में। हम कह रहे हैं कि फेरेस्को विधि का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो फेरेस्को चित्र का जो प्रयोग हम करते हैं वो भित्ति चित्रण में किया जाता है, क्योंकि जो फेरेस्को जो चित्रण होता है वो क्या होता है गीली प्लास्टर पर क्या होता है रंग भरे जाते हैं। और दीवार पर अगर हम देखें तो दीवार चित्रण की तकनीक इसे कह सकते हैं। अजंता के चित्रों में इसका बेसिकली बहुत ज़्यादा उदाहरण देखने को मिलता है। और रंग दीवारों में स्थायी रूप से समा जाता है और साथ ही लंबे समय तक के टिक जाता है। कहीं ना कहीं इसके टिकाऊ तकनीक के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब
36वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। ये कहता है कि ग्रीक कला का प्रसिद्ध चित्रकार था। यहाँ प्लुटाक है या पिसावेलो है या फिडियास है या पिपोलो क्लेटास है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये विदेशी चित्रकारों के नाम बड़े अटपटे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी फिडियास करके हैं। तो ये फिडियास क्या थे, ग्रीक मूर्तिकला के महान चित्रकार थे। इन्होंने जो पार्थेन की जो मूर्तियां थी ना, इनके द्वारा वो बनाई गई थी। और इनकी जो कला में जिस तरीके से संतुलन और कहीं ना कहीं इनके मूर्तियों में कहीं ना कहीं आदर्शवाद का जो सौंदर्य हमें दिखाई देता है, और देव प्रतिमाओं में भी इन्होंने भव्यता इनके हमें देखने को मिल जाती है। और वो कहीं ना कहीं इनकी जो मूर्ति कला है या कहें इनके जो आर्ट है, तो कहीं ना कहीं उसमें शास्त्रीय कला के भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हमें दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये कहता है कि गजलक्ष्मी का चित्र किस शैली में बना है, गुलेर में है या कांगड़ा में है, चंबा में है या मंडी में। तो गजलक्ष्मी का जो चित्र बना है वो आपका कांगड़ा शैली में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कांगड़ा शैली में जो कोमलता और भावुकता हमें देखने को मिलती है। और गजलक्ष्मी के चित्रों में अगर देखोगे तो इस शैली में यही चित्र उसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था कि गजलक्ष्मी का चित्र, इसमें हल्के रंग और कहीं ना कहीं सौम्यता का भाव हमें देखने को मिलता है। और ये प्रकृति का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुंदर चित्रण ये होता है। इसमें भक्ति भाव प्रमुख ये रहता है। तो ये याद रखिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि बारोक कला के जन्मदाता थे, प्रवक्ता ये थे कौन थे, प्रणोक्ता। तो बेसिकली कह सकते हैं कि इसके बारोक कला के जन्मदाता कौन थे। दोमी है या पाल कली है या कोरो दो मीर है या कारीची कारवेजियो है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वो काराची कावेजियो करके ये दिया है। तो ये थे क्योंकि ये बारोक कला के क्या थे, बहुत बड़े प्रमुख चित्रकार के रूप में इनको माना जाता है। इनके चित्रों में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नाटकीय प्रकाश छाया हमें दिखाई देती है, और यथार्थवाद का और साथ ही भावात्मकता हमें इसमें बहुत ज़्यादा तीव्र दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे परंपरागत शैली में कहीं ना कहीं इनको बदला हुआ है, और साथ ही यूरोपीय कला में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, और कहीं ना कहीं यूरोपीय कला में क्रांतिकारी प्रभाव इसने डाला। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये कहता है कि यहाँ पर फाववाद के प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। फाविज्म कहा जाता है इसको। अगर आप ये भी देखोगे, फायविज्म कहते हैं इसको, फाविज्म या फाकवाद, ये दो तरीके से कहा जाता है। इसके प्रमुख चित्रकार मातिस है या किंग है या देरे है या ये सभी। तो बेसिकली आप देखोगे ये जितने भी चित्रकार को नाम दिए हैं ये सभी क्या है, फाववाद के क्या है, फाविज्म के क्या है, ये चित्रकार हैं। ये मैट्रिक वाल्किम और देरा के क्या हैं, ये प्रमुख चित्रकार हैं। इस आंदोलन में अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं तीव्रता रंगों का प्रयोग हुआ है, यथार्थ से अधिक क्या भावों को महत्व दिया गया है, रंग जो हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किया गया है, और आधुनिक कला में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। अब यहाँ पर आप देखो गोदना क्या है, आप सभी को शास्त्रीय कला है, काठ कला है या वस्त्र कला है, ये लोक कला है। तो आप सभी को पता है कि गोदना क्या है, एक लोक कला है। क्योंकि गोदना क्या है, आदिवासी लोक कला है। इसमें क्या होता है, जो शरीर और दीवारों पर क्या हो गया बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतीकात्मक आकृतियाँ इसमें बनती है, सामाजिक और धार्मिक स्मार्थ होते हैं। और परंपरागत रूप से अगर देखोगे तो ये लोक कला को कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति ये प्रदान करती हैं। तो ये शरीर में बनाए जाते हैं, गोदना मतलब गोद के इसको बनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 41वें नंबर का प्रश्न है। ये कहता है कि किस माध्यम में स्टॉप मोशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, चित्रकला में, मूर्तिकला में, तिहाई एनिमेशन में या नृत्य कला में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जो टॉप मोशन तकनीक का जो प्रयोग किया जाता है वो 3D या तिहाई एनिमेशन में किया जाता है। इसमें स्टॉप मोशन में क्या होता है, वस्तुओं को क्रमित रूप में क्या किया जाए, हिलाकर उनकी फ़ोटो खींची जाती है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें ऐसा लगता है कि भैया उसमें गति का प्रभाव क्या है उत्पन्न हो रहा है। एनिमेशन फिल्मों में अत्यधिक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो ये श्रम साधन तकनीक इसे कहा जाता है, और आधुनिक डिजिटल माध्यम में भी इसका आजकल प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप लाल पुष्प का चित्रकार कौन था, मंसूर था, खेमकरण था या मिस्किन था या बिस्दास। तो बता सकते हैं। जो ये लाल पुष्प का जो चित्रकार था वो आपका बिशनदास था, ये याद रखिएगा। क्योंकि बिशनदास तो जो मुगलकालीन चित्रकार ये था, बहुत बड़ा चित्रकार था। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से दरबारी चित्र बनाए और रंगों को कहीं ना कहीं संयोजित तरीके से प्रयोग किया,
और साथ ही सूक्ष्म रेखांकन की उनकी पहचान ये रही थी। रेड फ्लावर की जब हम बात करते हैं, लाल पुष्प की, तो उनकी ये बहुत बड़ी प्रसिद्ध कीर्ति ये मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। तो ये जो बाघ गुफाएं हैं वो आपके मध्य प्रदेश में है, क्योंकि बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। आप सभी को पता है यहाँ पर बौद्ध भित्ति चित्र हमें मिलते हैं, अजंता के समकालीन ये मानी जाती हैं, और ये प्राकृतिक गुफाओं में ये चित्रण हमें देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पाओगे 44 नंबर का घोड़ मंगार स्थित है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये घोर मंगर कहाँ स्थित है? घोड़ मंगार ये लिखा है भोपाल, अजंता, एलोरा, मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों कहाँ है? तो इसका जो सही उत्तर होगा कहाँ होगा, जल्दी बताइए। ये आपके मिर्ज़ापुर में है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि घोर मंगर जो मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ पर प्रागैतिहासिक स्थल हैं। यहाँ पर जो शैल चित्र मिलते हैं हमें यहाँ पर, और मानव की जो प्रारंभिक कला की कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है, और पुरातात्विक महत्व ये स्थान रखता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, 45वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि सांझी किस राज्य की लोक कला है? महाराष्ट्र, मध्य उत्तर प्रदेश, या गुजरात, या कर्नाटक की? तो बता सकते हैं कहाँ की है? तो दोस्तों माझी जो कला है, सांझी कला है, सॉरी, सांझी कला जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश की है, तो ये याद रखिएगा। सांझी उत्तर प्रदेश की क्या है? लोक कला है। ये विशेषकर उत्तर प्रदेश में ही प्रचलित है। कागज़ को काट कर क्या किया जाता है, इसमें डिजाइन बनाया जाती है, और धार्मिक अवसरों पर क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं सजावटी लोक परंपरा के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, 46वें नंबर का प्रश्न है कि चित्रकार के निकट के चित्र नाटकीय हैं? ऐसा कौन सा चित्रकार जिसके चित्र नाटकीय हैं? के हैबर है, यामिनी राय है, राजा रवि वर्मा है, या राम कुमार है? तो दोस्तों बता सकते हैं किसके चित्र नाटकीय हैं? तो यहाँ पर आपके राजा रवि वर्मा के चित्र क्या हैं? आपके नाटकीयता को कहीं ना कहीं स्पर्श करती हैं, और पौराणिक कथाएं हो गए, प्रभावशाली ढंग से इन्होंने चित्रांकन किया है उनको, यथार्थ शैली को भी इन्होंने अपनाया है, और साथ ही छाया प्रकाश का सुंदर प्रयोग किया गया है, और भारतीय चित्रकला के अग्रदूत भी माने जाते हैं, तो ये याद देखिएगा। ठीक है, वेशांतर जातक का जो चित्र है अजंता की किस गुफा में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 8वां या 17वां या 5वां या 16वें, चलिए जिसे बताना है बताइए। तो दोस्तों जो ये वेशांतर जो है ना, जो जातक कथा का जो चित्र है, तो वो आपके 17 नंबर की गुफा में ये स्थित है। ये 17 नंबर गुफा का क्या है, प्रमुख चित्रों के रूप में माना जाता है। इसमें जातक कथाओं का क्या गया है, चित्रांकन किया गया है। वेशांतर जातक बौद्ध करुणता को कहीं ना कहीं दर्शाता है। रंग रचना उत्कृष्ट रूप में इसका प्रयोग किया गया है, और भारतीय चित्रकला की जो भित्ति चित्रकला का ये कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ हमें उदाहरण देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ना 40वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, यहाँ पे जागीर काल में सभी चित्रकार था, कौन था ये बताना। मंसूर था, मुस्किन था, या बिशनदास था, या गोवर्धन था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आपको इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूं, तो ये आपका बिशनदास था। ऑप्शन सी अजय राइट आंसर था, क्योंकि बिशनदास जहांगीर काल का क्या था, ये प्रसिद्ध चित्रकार था। इसने जिस तरीके से व्यक्ति चित्रणों में अपनी दक्षता दिखाई, चेहरे के भावों को यथार्थ रूप से उभारना इसने सीखा था, और मुगल दरबार में ये अगर आप देखोगे तो उसका विशेष रूप से स्थान नहीं रहा था। और पोर्ट्रेट कला का में सबसे बड़ा योगदान है, जो पोर्ट्रेट कला हम जब बनाते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान महत्वपूर्ण स्थान इसका है। ठीक है, ये याद गया। फुलकारी जो किस प्रदेश की लोक कला है? हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, या कश्मीर? चलिए बताइए। तो ये आपके फुलकारी जो है आपकी पंजाब की है दोस्तों। फुलकारी पंजाब की क्या है, एक कढ़ाई कला है, ये प्रसिद्ध कला है। यहाँ पर रंगीन धागों से किया जाता है, वस्त्रों को सजाया जाता है, विवाह और त्योहारों का समय इसका प्रयोग किया जाता है, और ये स्त्री कला की पहचान है, और कहीं ना कहीं लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भी अंग है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखें, अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आचार्य भाम या आनंदवर्धन, या भरतमुनि, या क्षेमेंद्र? तो बता सकते हैं किसने ये किया था? तो अलंकार सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो आचार्य भामह इनके द्वारा किया गया था, क्योंकि आचार्य भामह ने क्या किया था, कला का जो बेसिकली अगर हम बात करें अलंकार का क्या था, सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और काव्य में जिस तरीके से अलंकारों की भूमिका इन्होंने बताई, सौंदर्य वृद्धि के रूप में इन्होंने उसके रूप
के समानांतर इसको समझा, और साथ ही सौंदर्य में वृद्धि के साधन के रूप में भी अलंकार को मानते हैं। संस्कृत काव्यों में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और साथ ही आप देखोगे तो जो आपको बेसिकली आप कहेंगे ना, जो ये सिद्धांत है वो काव्य और कला दोनों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, फिर इसको कोलाज या लघु चित्रण या वास्तविक चित्रण के लिए, तो आप बता सकते हैं इसके लिए किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन सी, यहाँ पर अगर देखो लघु चित्र मिनिएचर जिसे हम बोलते हैं, तो ये क्या है, वसली एक प्रकार का क्या है, कागज़ की सतह है जिसका प्रयोग अगर आप देखोगे लघु चित्र मिनिएचर में ये किया जाता है। ये सतहों पर क्या आता है, रंगों को अच्छी तरह से सोख लेता है, और राजस्थानी पहाड़ी हो गया या फिर आप मुग़ल शैली में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, व्यापक प्रयोग इसमें किया गया है। वसली पर बने चित्र अधिक लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा की अगर हम बात करें तो ये भारतीय चित्रकला से हमेशा जुड़ा हुआ है। पेंसिल से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, ग्रेफाइट या ग्रेनाइट या सल्फर या अब्रक, तो बता सकते हैं तो कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए ग्रेफाइट होती है। ठीक है, क्योंकि पेंसिल में क्या होता है, हमेशा ग्रेफाइट का ही प्रयोग होता है, ना कि किसी शीशा। ग्रेफाइट कार्बन का रूप ये होता है, और अगर आप देखोगे ना ये कागज़ में आसानी से क्या होता है, निशान छोड़ता हुआ जाता है। और अगर ड्राइंग में स्केच में ये क्या किया जाता है, इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, और इसकी कठोरता के अनुसार क्या होता है, पेंसिल के प्रकार होते हैं। तो ये कहता है कि निम्न में से कौन से मूर्तिकार नहीं है, कौन सी मूर्तिकार नहीं है। यहाँ पर आप धनराज है, राम किंकर बैज है, या एम नंद गोपाल है, या कृष्णा रेड्डी हैं। चलिए बताइए, तो इसमें जो मूर्तिकार नहीं है वो क्या है, आपके एस नंद गोपाल आपके मूर्तिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें सही उत्तर क्या है आपका सी, ये धनराज भगत हो गया, और राम किंकर बैज हो गया, कृष्ण रेड्डी क्या हैं आप सभी को पता ही, ये प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं। और जो एस नंदन गोपाल चित्रकार के रूप में ये इनको जानते हैं, वे मूर्तिकला से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। ये याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की जानकारी पर ही बेसिकली ये बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 54 नंबर का कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से है, ये जैन धर्म से, सिख धर्म से, पारसी धर्म से। आप सभी को पता है कल्पसूत्र आपके जैन धर्म से संबंधित होता है। कल्पसूत्र की जब हम मैं बात करता हूँ, ये जैन धर्म का क्या है, मुख्य ग्रंथ है। इसमें तीर्थकारों के जीवन का वर्णन मिलता है। जैन चित्र लघु चित्रों का कहीं ना कहीं हमें इसमें चित्रण हुआ देखने को मिलता है, और ये ग्रंथ धार्मिक और कलात्मक दोनों दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण होता है। पश्चिमी भारत में ये चित्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये कहता है कि किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है, सारनाथ, भृत या सांची या अमरावती। तो अगर आप देखो विश्व प्रसिद्ध है सांची के जो तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि सांची के तोरण द्वार क्योंकि विश्व प्रसिद्ध है, इसमें बौद्ध जीवन के संबंध में कई दृश्य उकेरे गए हैं। ये शुंग कालीन कला का कहीं ना कहीं उत्कृष्ट उदाहरणों में एक माना जाता है, और पत्थर की नक्काशी बहुत उस समय अत्यंत सूक्ष्म मानी जाती थी, और भारतीय चित्रकला के श्रेष्ठ कृतियों में ये मानी जाती है। तो यह याद रखिएगा। अब यहाँ पर 56 नंबर का प्रश्न देखिए, चंदेल राजाओं ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया, कंदारिया महादेव या कोणार्क या मंदिर, या लिंगराज मंदिर, या दिलवाड़ा मंदिर। तो दोस्तों कौन सा मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल राजाओं ने, तो ये कंदारिया का महादेव का मंदिर ऑप्शन है। क्योंकि कंदारिया महादेव का मंदिर क्या है, खुजराहों में ये स्थित है, आप सभी को पता होगा। इसका निर्माण चंद शासकों ने उसमें कराया था, और नगर शैली का ये उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक माना जाता है। और मंदिर में मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं, और साथ ही भारतीय मध्यकालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ हमें नमूना देखने को मिल जाता है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। अजंता गुफा में, एलोरा या एलिफेंटा या कनेरी पे। तो कैलाश जो मंदिर है वो आपके एलोरा में क्या है, ऑप्शन बी है जो राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगर क्या है, कैलाश मंदिर एलोरा गुफा में स्थित है, सभी को पता है। ये अखंड शैल मंदिर है। यहाँ पर राजपूत राजाओं की जो प्रथम ने क्या किया था, कृष्ण प्रथम ने यहाँ पर इसका निर्माण कराया था, और स्थापत्य और शिल्प दोनों में अद्भुत हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। और ये आज की तिथि में अगर कहें तो ये विश्व धरोहर के रूप में से घोषित किया हुआ है। अब 58 नंबर का प्रश्न है, 9 प्रभाववाद के जो जन्मदाता कौन थे, प्रवक्ता कौन थे, प्रणेता मोने थे, माने थे, जय शिवराय थे, या फिर वान गाग थे। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो
यहाँ पर जॉर्ज श्योरा, यहाँ पर देख पा रहे हो कि जॉर्ज श्योरा क्या है, ये नव प्रभाववाद के क्या थे, ये जनक के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही न्यू इम्प्रेशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इन्होंने प्लाइनलिज्म तकनीक का भी प्रयोग किया, छोटे छोटे बिंदुओं से इन्होंने चित्र बनाना शुरू करा, और वैज्ञानिक जो रंग सिद्धांत पर आधारित है, और आधुनिक यूरोपीय कला का क्या है महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा दिया गया, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर 59 नंबर का प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है, कैसे हमें ज्ञान होता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। इंडियन वैली की अगर हम बात करें तो हड़प्पा काल से मोहनजोदड़ो की कला से, उपरोक्त दोनों स्थानों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, अगर आप देखोगे दोनों स्थानों से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता को अगर हम देखेंगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के नाम से हम इसको जानते हैं, इसीलिए अगर आप देखोगे इसकी कला को कहीं ना कहीं हड़प्पा कालीन या फिर हड़प्पा कला या मोहनजोदड़ो कला दोनों कहा जाता है। इसमें मोहरें, मूर्तियाँ, बर्तन मिलते हैं हमें, और प्राचीन भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण ये क्या है, उदाहरणों में से एक उदाहरण है जो हमें इतिहास की चीज़ों से परिचित कराती हैं। 60वें नंबर का प्रश्न देखा, द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है, वो भाव उत्पन्न करता है, क्या करता है, परिप्रेक्ष्य, अंतराल या संतुलन या सामंजस्य। तो दोस्तों बता सकते हैं कौन सा भाव उत्पन्न करेगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो परिप्रेक्ष्य ये होगा, क्योंकि परिप्रेक्ष्य क्या होता है, द्विआयामी सतह पर गहराई का आभास करा देता है। इससे क्या हो जाए, क्षैतिज रेखा और साथ ही जो वैलेंसिंग पॉइंट क्या होता है, वैलेंसिंग जो पॉइंट होता है उसका प्रयोग होता है। इससे क्या होता है, वस्तु आसपास होते हुए भी क्या दूर दिखाई देती है। इससे चित्र में क्या यथार्थवाद यदि ये बन जाता है, इससे क्या रेखा और साथ ही रेखांकन और चित्रकला का कहीं ना कहीं मूल तत्व बन जाता है, मूल सिद्धांत। यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न देख पा रहे, पुस्तक के डब्बे, सिंदूर, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है, बेलनाकार, घनाकार, वास्तुकला, ये सभी। तो कैसा होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन बी घनाकार होता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि पुस्तक होगी, बॉक्स हो गया, और साथ ही अगर ड्राइंग बॉक्स क्या होता है, सामान्य रूप से आप कहोगे तो घनाभ के आकार के होते हैं, इनमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों आयाम होते हैं। ये ठोस आकृति का ये उदाहरण है, कहीं ना कहीं ज्यामिति रूप में के रूप में इसे समझने में हमें सहायक होती है, ठीक है। अब द्विदृष्टि बिंदु का संबंध होता है, अदृष्टि बिंदु का संबंध होता है आँख से या क्षैतिज रेखाओं से, या दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखोगे ये आँख और क्षैतिज दोनों से ये होते हैं, क्योंकि ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर 63 नंबर का प्रश्न देख पा रहोगे, ये कहता है कि घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाएं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, न्यून कोण पर, अधिक कोण पर, या समकोण पर, या सभी पर। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ये समकोण पर होगा, ठीक है, क्योंकि घनाभ के जितने भी फलक होते हैं वो समकोण पर ही होते हैं। प्रत्येक अंश क्या होता है, 90 अंश का होता है। ये ठोस ज्यामिति नियम होता है, ड्राइंग में अगर आप देखोगे तो ये सही मापन के लिए क्या है, आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पाओगे संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है प्रभाव से, प्रभाविता या प्रमाण से, संतुलन से। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ये प्रमाण से संबंधित होता है, क्योंकि अनुपात भागों को क्या कहता है, आपसी संबंध को कहीं दर्शाता है, और अनुपात से क्या होता है, संतुलन और सौंदर्य आता है, और आकृति में स्वाभाविकता आती है, और यहाँ की अगर हम बात करें डिजाइन का प्रमुख सिद्धांत हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे 65 नंबर का, कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर कहाँ स्थित है, सोमेश्वर, चितई, बागनाथ, ये जागेश्वर। आप सभी को पता है ये जागेश्वर में स्थित है, क्योंकि यहाँ में मृत्युंजय मंदिर यहाँ स्थित है जागेश्वर। ये प्राचीन स्थापत्य कला का उदाहरण है, उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत का प्रतीक के रूप में इसे माना जाता है। 66 नंबर का प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 10वीं। तो किस में ये इनको दर्शाया गया है दोस्तों, बता सकते हैं। आप देखोगे जो दूसरी वाली जो गुफा है, तो वहाँ पर ये बुद्ध की इस जो प्रतिमा है, इसको अवलोकितेश्वर बुद्ध के चित्र को चित्रांकन किया गया है। यहाँ पर करुणता का प्रतीक दिखाया जाता है, और अगर आप देखोगे तो अजंता का सर्वश्रेष्ठ चित्रों में से एक चित्र माना जाता है ये। अब यहाँ पर आप देख पा रहोगे, ये कहता है कि लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम की स्थापना किसने की थी, यशोधर्मपाल मौलाराम, या फिर राम कुमार, या फिर कृष्ण खन्ना ने।
तो दोस्तों ये जो की थी गीता धाम की स्थापना यशोधर मठपाल ने करी थी। यशोधर मठपाल ने लोक कला और संस्कृति के संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं और गीता धाम लोक संस्कृति संग्रहालय के रूप में इन्होंने स्थापना किया। उत्तराखंड की विरासत से ही को ये जोड़ती हैं। ठीक है, अब 68 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में मंदिरों के निर्माण की प्रमुख शैलियों का उल्लेख है। नागर है, द्रविड़ है, यह वेसर शैली है, यह सभी है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे ये सभी शैलियाँ हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में अगर आप देखोगे नागर हो गया, द्रविड़ हो गया या वेसर हो गया, तीनों शैलियों का हमेशा वर्णन हमें देखने को मिलता है और ये बेसिकली क्षेत्रीय विशेषताओं पर ही हमेशा आधारित होती हैं और भारतीय मंदिर स्थापत्य की विविधता को कहीं ना कहीं ये दर्शा देती है तीनों शैलियाँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 59 या 69 नंबर का प्रश्न है। चित्र जो शैल चित्रों के जब अगर कहें तो लखुडियार कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, आप सभी को वो लखुडियार उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तराखंड में ये स्थित है, आप सभी को पता है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक शैल चित्र हमें देखने को मिलता है और मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल के कहीं ना कहीं हमें जानकारी देखने को मिलती है। और 70 नंबर का प्रश्न है, राम कुमार शुक्ल किस विवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं? अभिव्यंजनवाद के, या नवतांत्रिकवाद के, या समीक्षावाद के, घनवाद के? तो बता सकते हैं तो किसके माने जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी समीक्षा वाद के क्या माने जाते हैं? रामचंद्र ये प्रतिपादक माने जाते हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में भी इनकी समीक्षावाद के प्रवक्ता ये माने जाते हैं, जन्मदाता के रूप में भी माने जा सकते हैं और उन्हें साहित्य की आलोचनाओं को व्यवस्थित किया गया इनके द्वारा। कला समीक्षकों में भी उनका प्रभाव हमेशा रहा है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर तिहाई आकार में होती है, तिहाई आकार में होती है। अगर आप देखोगे मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, तो ये तीनों इसमें समाहित होते हैं, क्योंकि तिहाई में आकृति में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों आयाम होते हैं। ये ठोस रूप को कहीं ना कहीं दर्शाती है और मूर्ति में और साथ ही स्थापत्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ड्राइंग में आयतन का इसमें बोध होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 72 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग किसने बताए गए हैं? कितने रंग मुख्य तौर बताए गए? 4, 5, 6, 7? तो बता सकते हैं कितने प्रकार के रंग बताए गए हैं? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अगर आप देखोगे जो यहाँ पर आपके 6 तत्व बताए गए हैं। ठीक है, 6 तत्व बताए गए हैं विष्णु धर्मोत्तर के अंदर। अगर देखोगे जो शास्त्रीय ग्रंथ है इसमें 6 तरीके के रंगों के या तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है और भारतीय रंग सिद्धांत का यही आधार है और सौंदर्य का कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक समझौता माना जाता है। तो बेसिकली मैंने क्या कहा आपसे, विष्णुत्तर धर्मोत्तर पुराण की जब मैं बात करूं तो ये चित्रकला का क्या है, शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। इसमें 6 मुख्य क्या होते हैं रंगों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। यह रंग सिद्धांत पर आधारित होता है और सौंदर्य का प्रतीकात्मक कहीं ना कहीं प्रतीकात्मकता कहीं नहीं सजाया जाता है। ठीक है, बेंजामिन कला में छतों और दीवारों को किस विधि द्वारा अलंकृत किया जाता है? मोजाइक, नल पेंटिंग या फेरेस्को पेंटिंग या फैब्रिक पेंटिंग? तो बता सकते हो इसको किस के द्वारा सजाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपकी मोजाइक पेंटिंग से सजाया जाता है कि बाई। ठीक है, तो बेंजामिन कला में क्या था, मोजाइक प्रमुख तकनीक होती हैं। इसमें रंगीन कांच, पत्थर और दीवारों के गुंबदों से इसे सजाया जाता है। धार्मिक विषय हमेशा इसमें प्रधान रहे थे और ये लंबे समय के लिए टिकाऊ और भव्य शैली के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किस रंग की कंपन गति सबसे कम और लंबाई सबसे अधिक होती है? पीला, हरा या लाल या नीला? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जिसे भी आता है आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों इसमें जो लाल रंग होता है, क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है और इसकी कंपन गति बहुत ज़्यादा कम होती है और रंग विज्ञान में ये क्या है आधारभूत तथ्य है और इसका प्रभाव मैं भी कहेंगे उत्कीर्ण ये रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर 75 नंबर का प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला में भारत कहाँ पाए जाएंगे? प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए हैं? कहने का मतलब सांची, अयोध्या, भीमबेटका या औरंगाबाद? तो बता सकते हैं कहाँ पाए गए? अब ये भीमबेटका में ही तो पाए गए हैं। तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर शैल चित्र, प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिलते हैं। यहाँ पे मानव की प्रारंभिक कला का कहीं ना कहीं हमें अध्ययन होता है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में माना है। यहाँ पर आप देखो मोनोक्रोम क्या है? ये विभिन्न रंगों की परत है, रंगों की तान है या एक ही रंग की भिन्न तान है? 2 रंगों का मिश्रण है या रंगों का बड़प्पन है, गाढ़ापन है? तो कहने का मतलब है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये कहता है कि एक ही रंग की विभिन्न क्या होती है तान होती हैं। मोनोक्रोम एक ही रंग की क्या होती है विभिन्न
टोन का प्रयोग इसमें होता है। इसमें सरलता और एकता इसमें आती है। प्रकाश छाया का एक अच्छा प्रभाव इसमें देखने को मिलता है और डिजाइन कहीं ना कहीं इसमें प्रचलित होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न देख पा रहे हो कि गगनेंद्र नाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? यथार्थवाद, घनवाद, जंगलवाद या फिर तंत्र तंत्र कला के? तो बता सकते हैं कि कौन से उसके थे? तो देखिए दोस्तों, ये जो थे घनवाद के थे, क्योंकि गगनेंद्र नाथ टैगोर भारतीय क्यूबिज्म से जुड़े हुए थे। इन्होंने अगर देखें तो ज्यामितीय ढंग को प्रस्तुत किया और साथ ही आधुनिक कला का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा दिया गया, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हो मोहनजोदड़ो में नीतिकी की किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो यहाँ पर फाइबर ग्लास कास्टिंग या डोकरा कास्टिंग है या सीमेंट कास्टिंग या लुगदी कास्टिंग? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो 78 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन यहाँ पर डोकरा कास्टिंग, जिसे अगर हम कहें जो कांसे की रूप में उसको गढ़ा गया है। मोहनजोदड़ो से जो नित्यांगना जो मिली है वो धातु की ढलाई, यहाँ पर आप देखोगे डोकरा ऐसे कहा जाता है, ये तकनीक से बनाई गई है। ये प्राचीन तकनीक है। ये शिल्प कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिल जाता है इसमें। ठीक है, 79 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की जो पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ? आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप देखोगे अरविंद नंदलाल बोस द्वारा वो किया गया था, क्योंकि भारतीय संविधान में जो हस्ती पत्रिका का अलंकरण किया नंदलाल बोस के क्या है निर्देशन में हुआ। इससे भारतीय परंपरा, रूपांकन और राष्ट्रीय सुंदरता का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न देख पर भारतीय शिल्प के क्षणंग के लेखक कौन माने? रविन्द्रनाथ, यशोधर पंडित या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? यशोधर आपके पंडित को माना जाता है। ठीक है, तो शास्त्रीय सौंदर्य का सिद्धांत है और उसकी कला सामग्री में इसका प्रयोग किया गया, इनकी विवेचन इनके द्वारा किया गया। 81 नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि दिल्ली शिल्प के प्रमुख संस्थापक थे। यहाँ पर अकबर परसी या जेसी सुब्रमण्यम या फिर रामचंद्रन या वीसी सन्याल? तो बता सकते हैं। तो ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है, क्योंकि दिल्ली शिल्प चक्र के आधुनिक कलाकारों का समूह था। वीसी सन्याल हो गए इसके प्रमुख संस्थापक के रूप में माना जाता है और भारतीय चित्रकला के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ग्रीक वासियों ने या प्राचीन ग्रीक ने या प्राचीन मिस्री वासियों ने या प्राचीन रोम वासियों ने या प्राचीन स्पेन वासियों ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जिसे भी आता है बताइए। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है। यहाँ पे ग्रीक वासियों ने क्या किया था? स्वर्णिम अनुपात का सिद्धांत प्राचीन यूनान से जुड़ा हुआ है। सौंदर्य और अगर देखें संतुलन का ये मानक होता है। स्थापत्य और चित्रकला में ये प्रयुक्त किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 83 नंबर का प्रश्न है, किस चित्र में किसी एक स्थान पर आकर्षण का केंद्र बिंदु होने को कहा जाता है? सामंजस्य, पुनरावृत्ति या एकता या प्रभाविता? तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर अगर हम कहें तो प्रभाविता इसे कहते हैं, क्योंकि डोमिनेंस चित्र में क्या होता है? फोकल जो पॉइंट जो फोकस पॉइंट होता है वो दर्शक को क्या करता है? हमेशा उसका ध्यान आकर्षित करता है और रचना को प्राथमिकता वो तय कर देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखो, गेसो चित्र भूमि पर किस विधा में चित्रांकन किया जाता है? पेस्टल, एक्रेलिक या टेम्परा या जल रंग से? तो अगर हम सही उत्तर दें तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी टेम्परा विधि से प्रयोग किया है। जैसे आधार चिकनी सतह देता है तो टेम्परा चित्रण में ये चीज़ प्रचलित होती है और रंग स्थायी बढ़ जाता है और पुनर्जागरण काल का प्रयोग इसमें किया जाता है। यहाँ पर 85 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हैं, ताजी गीली भित्ति पर चित्रण करने की विधि कहलाती है? फेरेस्को बोनो, टेम्परा या मोजाइक? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? फेरेस्को बोनो। ठीक है, ये क्या किया जाता है? इससे जो गीली दीवार होता है उस पर चित्रांकन किया जाता है और रंग प्लास्टर में समा जाता है। इससे दीर्घकालीन तक क्या होता है? टिकाऊ होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कहता है कि मूल रूप से बातचीत कला किस देश की है? बातचीत कला किस देश की है? जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड या मलेशिया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इंडोनेशिया है। तो बाटिक मोम प्रतिरोधक होता है, ये बाटिक होगा है बाटिक है। तो ये बाटिक जो मोम प्रतिरोधक तकनीक होता है इसका उद्गम इंडोनेशिया में माना जाता है। इसमें वस्त्र सजावट के लिए प्रसिद्ध होता है। ये बाटिक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 87 नंबर का प्रश्न है, सिरगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, बंगाल या मलेशिया में?
तो दोस्तों ये जो हैं वो आपकी श्रीगिरिया की गुफाएं श्रीलंका में स्थित है। यहाँ भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है और ऐतिहासिक और कलात्मक धरोहर के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देखो 88 नंबर का प्रश्न है, KHR किस कला ग्रुप के चित्रकार थे? कलकत्ता ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्ट, ये मुंबई या चित्रशिल्प दिल्ली चित्रशिल्प के? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का ये थे, ठीक है। ये इसके सदस्य थे। ये आधुनिक भारतीय चित्रकला के अग्रगामी दूत के रूप में माना जाता है। इनका योगदान रहा है और अभिव्यक्ति को भी इनके द्वारा बढ़ावा मिला था, ठीक है। अब यहाँ वेनिस का राफेल किसे कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, टिशिया, पाओलो वेरोनीज या जाजियान या टिंटोरेटो। तो यहाँ पर दिया है तो ऑप्शन बी एज पाओलो वेरेजुइन ये दिया है। तो ये क्या है, इसमें रंग भव्य रचना उसकी विशेषता रहती है और पुनर्जागरण काल से जुड़े रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे वेंजेंटाइन कला की मुख्य विशेषता क्या है? पोथी है, भित्ति चित्र है, मणिकुंटुम चित्र है या पात्र चित्रण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी मणिकुट्टम चित्रण। एक मणिकुट्टम ये कहा जाता है क्योंकि व्यंजन कला की पहचान मोजेक होती है। ये धार्मिक प्रतीक प्रधान होते हैं और स्वर्ण पृष्ठभूमि का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो यह देखिएगा। अब हम बात करेंगे सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किस चित्रकार ने द्वारा बनाए थे? ठीक है, ये बताना है आपको। सिस्टाइन चैपल की छत में अगर आप देखोगे जो चित्र बनाए थे, यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची है, माइकल एंजेलो है या वेटोसेली है या राफेल है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है तो वो आपके माइकल एंजेलो द्वारा इसको बनाया गया था, क्योंकि ये सिस्टाइन चैपल की जो छत है माइकल एंजेलो के चित्रों से चित्रांकन किया गया। पुनर्जागरण के महान चित्रकार माना जाता है इनको और मानव कृतियों का ये उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 92 नंबर का कौन से चित्र प्राचीन ग्रंथ में यह उचित है? यह उचित है कि कलान, ठीक है। कौन से चित्र कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उल्लेखित है कि कलाना प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम ये दिया है, ठीक है। तो ये संस्कृत आती नहीं है। यह कलानाम परवरम चित्रम धर्म कामनार्थम मोक्षदम ये क्या है? चित्रसूत्र में, वाल्मीकि रामायण में, चित्र लक्षणा में है या नाट्य शास्त्र में? तो दोस्तों बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए जिसे भी आता है बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है। नाट्य शास्त्र में कला के उद्देश्यों को बताया गया, धर्म काम मोक्ष ये चारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये कहता है धर्म काम मोक्ष चारों की प्राप्ति कला से होती है। ये सौंदर्य शास्त्र का क्या है? दृष्टि से माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखो कामसूत्र का अनुवाद किसने किया था? क्षेमेंद्र ने, अभिनव गुप्ता ने, यशोधर पंडित ने, इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यशोधर पंडित ने किया था। इसमें भारतीय कला जो साहित्य की परंपरा से ये जुड़े रहे हैं हमेशा। 94 नंबर का प्रश्न देख पाओगे। ये कहता है कि पाल शैली के चित्र किस तल पे बने हैं? कागज़ पे, दीवार पर या फिर ताड़पत्र पर या चमड़े पर? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ताड़पत्र पर बने हैं, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने भारतीय चित्रकला का ये व्यापक प्रयोग किया था और यथार्थ शैली को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय इनके द्वारा बनाया गया था। अब यहाँ पर 94 नंबर का प्रश्न देख पाओगे। पाल शैली के चित्र किस तल पे बने हैं? कागज़ पे, दीवार पे, ताड़पत्र पे, चमड़े पर? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपके ताड़पत्र पे बने थे। पाल शैली में ताड़पत्र का प्रयोग किया गया था। इसमें पांडुलिपियों का भी क्या गया है? परंपरा रूप में प्रयोग किया गया है और पूर्वी भारत में ये प्रचलित हुआ करते थे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप 95 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि भारत में तैल चित्रण का आरंभ है किस कलाकार की देन है? अभिनाथ नंदलाल, राजा रवि वर्मा या अमृता शेरगिल? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये आपका राजा रवि वर्मा है। राजा रवि वर्मा ने क्या है पहले
तैल चित्रण में इनका प्रयोग किया गया था और यथार्थ शैली के को इन्होंने लोकप्रिय बनाया और आधुनिक भारतीय चित्रकला की दिशा इनके द्वारा बदली गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, आप सभी को भी पता है लियोनार्डो दा विंची द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये उनकी महत्वपूर्ण कृति के रूप में माने जाते हैं। ये अमूर्त कला क्या है, कला की प्रतिछाया है, कला की प्रतिलिपि है, या अब्रुवादी कला है, या कला की प्रस्तुति है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अप्रूपवादी कला इसे कहा जाता है। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार की आकृति नहीं होती, ना भाव रंग और रेखा के प्रधान होते हैं, और आधुनिक कला की प्रमुख धारा ये रही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे द्विआयामी कला किस में आती है, तो आप सभी को पता है द्विआयामी कला किस में आती है, ये चित्रकला में आती है। इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है और गहराई का आभास इसमें तकनीक से दिया जाता है। और याद है इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, आप सभी को पता होगा प्राथमिक रंग पीला नीला लाल ये होता है। ठीक है, ये मूल रंग होते हैं और इससे ही क्या होता है अन्य रंग बनते हैं। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, वर्ण क्या होता है, प्रकाश का गुण होता है, ठोस पदार्थ होता है, रूप का गुण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होता है, ये क्या होता है, आप अगर बताऊं तो ये ऑप्शन सी है, जो रूप का गुण होता है। वैन आई बंधु ने तैल चित्रण तकनीक को व्यवस्थित और साथ ही लोकप्रिय बनाया है। इसमें रंगों में गहराई हो गया और चमक होगी और परत दर परत रंग लगाने की सुविधा मिलती है इसमें, और यूरोपीय पुनर्जागरण में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आई होप ये यहाँ तक कि आपको श्रृंखला अच्छी लगी होगी। अब यहाँ से 200 नंबरों की श्रृंखला अगली वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।